जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर चैनल पर। तो जैसा कि हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत जो विकारी शब्द को डिवाइड किया था हमने, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो चारों हो गए हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत वाले। अब बात करते हैं जो हमारा आता है अविकारी शब्द यानी अव्यय के बारे में। तो विकारी शब्द में क्रिया हो गई थी, क्रिया के भेद बताए थे, जो कि पहले क्रिया के भेद कितने, दो, आक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उसके बाद आता है अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो कितने होते थे, 8 या 10। वो कौन कौन से थे? पहले थी हमारी मूल क्रिया, फिर समान क्रिया, फिर आती हमारी साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, नामधातु और क्रियार्थक संज्ञा के बारे में। आज हम बात करते हैं अविकारी शब्द यानी अवयव के बारे में। तो अवयव किसे कहते हैं? पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि अवयव किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं अवयव? जो जो वाक्य में सतत एक रूप में बने रहते हैं, मतलब कि जिनका कभी किसी लिंग या पुरुष वचन के अनुसार कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अवयव कहते हैं। तो लिखते हुए समझते चलते हैं, देखते हैं। तो पहला था कि अवयव यानी अविकारी शब्द किससे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप, पहला पॉइंट हमारा आएगा, इन शब्दों के रूप, जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, सदा एक से बने रहते हैं। तो जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात 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 जिनमें लिंग वचन, अर्थात जिनमें लिंग वचन और अर्थात जिनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार, लिंग वचन और कारक से कोई भी, तो जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अतः जिनमें जिनमें लिंग वचन और कारक से कोई भी विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं तथा अर्थात जिनमें लिंग वचन और कारक से कोई भी विकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट देखते क्या था, जो शब्द, अगर इसे भी सरल देखें तो जो शब्द जैसे हैं, जो शब्द जैसे, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग, जो शब्द जैसे हैं जैसे उनका वैसा ही प्रयोग, वैसा ही प्रयोग सभी, तो जो शब्द जैसे हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह होता है, सभी जगह होता है। अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं, अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो समझा गया आई होप। दूसरी डेफिनेशन में जो जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग वाक्य में किया जाता है, मतलब किसी भी जगह हो तो वह अविकारी शब्द या फिर अवयव कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण में क्या आएगा हमारा, जैसे कि गोविंद तेज दौड़ता है, गोविंद तेज दौड़ता है।
तो इसमें अविकारी नहीं, अव्यय शब्द कौन सा हो गया, तेज हो गया। अब कैसे, तो गोविंद तेज दौड़ता, अब तेज की क्या, ये तो नहीं कर दो कि गोविंद तेज दौड़ता है, नहीं हो सकता कि गोविंद तेज है, नहीं हो सकता, तेज का तेज ही रहेगा। तो जो शब्द जैसा है उसका वैसा ही प्रयोग वाक्य में हो तो वो क्या कहलाता है, अविकारी यानी अव्यय शब्द कहलाता है। इसे दूसरा आता है कि मोहन तेज चलता है, तो इसमें भी तेज उसी रूप में प्रयोग हुआ है। मोहन तेजा चलता है तो नहीं हो सकता है, तो हो गया हमारा अभिकारी अव्यय शब्द। जो शब्द जैसे हैं उनका वैसा ही प्रयोग वाक्य में किया जाए तो वो अधिकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं अधिकारी अव्यय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अव्यय के भेद, अगला पॉइंट क्या आएगा हमारा, अव्यय के भेद। तो अव्यय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो अव्यय के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं, चार। वो चार देख लेते हैं कौन कौन से। पहला हमारा आता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तीसरे नंबर पे आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। लास्ट में आता है विस्मयादि बोधक। कौन सा आएगा, तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के भेद कितने, चार। कौन कौन से, पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब बात करें समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। समुच्चय बोधक को दो भागों में, पहला कौन सा आता है, पहला आता है हमारा संयोजक, फिर आता है हमारा विभाजक। संयोजक और विभाजक। तो इतना क्लियर होगा कि अव्यय के भेद, अव्यय को चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक को दो भागों में डिवाइड किया गया, संयोजक और विभाजक। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। तो अब जो हमारा पहला आता है अव्यय के भेद में, पहला था क्रिया विशेषण। पहला क्या आएगा हमारा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब क्या आएगा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसी से तो को डेफिनेशन में क्रिया विशेषण जो अवयव क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। कि जो अव्यय, जो अव्यय क्रिया की
क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आता है, उदाहरण देखेंगे अगर, तो पहला आता है बहुत बड़ा आदमी। बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। तो इसमें अव्यय क्या हुआ हमारा? बहुत। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगला आता है हमारा, अगर देखें तो अधिक मत बोलो। अधिक मत बोलो। तो इसमें अव्यय क्या हो गया हमारा? अधिक। अगर अव्यय तो इसको चेंज नहीं कर सकते, न बोल सकते हैं अधिक का ना बोलो या अधिक ना बोलो, तो अधिक मत बोलो। अगला आता है कम खाओ। कम खाओ। तो एग्जाम्पल हो गया बहुत बड़ा आदमी, अधिक मत बोलो, कम खाओ। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के कार्य। इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो अगला जो पॉइंट बनता है वो हमारा है क्रिया विशेषण के कार्य। क्रिया विशेषण के कार्य। तो क्रिया विशेषण के कार्य में पहला पॉइंट हमारा क्या क्या देखते हैं कि ये है क्रिया की, यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। अगला पॉइंट क्या आएगा? दूसरा आता है हमारा कि क्रिया के होने का, क्रिया के होने का ढंग बदलता है। क्रिया के होने का ढंग बदलता है। पहला है कि यह क्रिया की विशेषता बदलता है। दूसरा था यह क्रिया के होने का ढंग बदलता है। अगला पॉइंट आता है क्रिया के, क्रिया के होने की, होने की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। बोध कराता है। तो क्रिया की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। अगला पॉइंट हमारा आएगा कि क्रिया के, क्रिया के घटित होने की, क्रिया के घटित होने की स्थिति, होने की स्थिति आदि को दर्शाता है। आदि को दर्शाता है। और लास्ट में बताया कि क्रिया के होने में, क्रिया के होने में निषेध तथा स्वीकृति, निषेध तथा स्वीकृति, निषेध तथा स्वीकृति का बोध कराता है। का बोध करता है। तो क्रिया विशेषण के कार्य कौन कौन से? पहले ये क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया के होने का ढंग बदलता है,
फिर क्रिया के होने की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। चौथा था क्रिया की घटित होने की स्थिति को दर्शाता है, जब क्रिया घटित होती है तो उसकी स्थिति को दर्शाता है वो। फिर क्रिया के होने में निश्चित तथा स्वीकृति का बोध कराता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद के बारे में। अभी तक तो हमारा अवयव के भेद तो पहला चल था क्रिया विशेषण, तो अभी क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं देखते हैं। पहला हमारा आता है, अगला पॉइंट जो आता है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद तो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है? पहला आता है हमारा अर्थ की दृष्टि से, यानी कि अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से। दूसरा जो आएगा वो हमारा प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। और तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है कि रूप की दृष्टि से। कौन सा आएगा? तो रूप की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से। तो क्रिया विशेषण के भेद को कितने भागों में डिवाइड किया? तीन। अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से। अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से क्रिया के, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो अगला आएगा हमारा कि अर्थ की दृष्टि से, दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने? तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा कालवाचक, कालवाचक। तीसरे नंबर पे आता है हमारा रीतिवाचक, रीतिवाचक। चौथा नंबर पे आता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट आता है जो 5वें नंबर पे आता है गुणवाचक। कौन जाएगा? तो गुणवाचक क्रिया विशेषण। गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया के विशेषण, क्रिया विशेषण के भी कितने? तीन। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर। अभी तक क्रिया में क्या अर्थ और प्रयोग एक में चलता था, लेकिन नहीं, इसमें क्या अर्थ के आधार पर अलग होंगे, प्रयोग के आधार पर अलग होंगे और रूप के आधार पर अलग होंगे। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया के विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो बात करते हैं जो पहला हमारा आता है वो आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक
क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखते हैं कि इससे स्थिति और इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। दशा का बोध होता है। तो इससे स्थिति और दशा, तो स्थानवाचक में क्या, इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा आएगा इसके? तो पहला आता है दिशा बोधक, दिशा बोधक, और जो दूसरा आता है वो होता है स्थिति बोधक। क्या आएगा? स्थिति बोधक। स्थिति बोधक। तो दिशा बोधक में कौन कौन से आएंगे जैसे देखते हैं, जैसे हो गया बाएं, दाएं, आर पार, आर पार। तो ये हो गया दिशा बोधक में। अब देखते हैं कि स्थिति बोधक में स्थिति क्या होती है, जैसे होती है सर्वत्र, दूसरी है कि निकट, ये बोलो समीप, निकट, समीप, बाहर, दूर, सामने और सामने। तो ये हो गया हमारा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें स्थिति और दशा का बोध होता है। तो इनको दो पार्टों में बांट दिया गया कि दिशा बोधक और स्थिति बोधक। स्थिति में जैसे बाएं दाएं हो गया, आर पार हो गया। स्थिति बोधक में ऊपर नीचे, निकट, पास, दूर, समीप, आमने सामने, ये हो गया। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। तो अगला जो आता है हमारा स्थानवाचक हो गया। अब बात करते हैं कालवाचक की। तो अगला आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें समय का बोध होता है। तो क्या होगा? इससे समय का बोध होता है। समय का बोध होता है। इससे समय का बोध होता है। तो इससे समय का बोध होता है। इसके कितने उपभेद होते हैं? तो इसके तीन उपभेद होते हैं। तीन उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पहला जो आता है वो होता है समय बोधक, समय बोधक। दूसरा आता है अवधि बोधक, अवधि बोधक। तीसरा आता है हमारा पौना पुण्य बोधक, पौना पुण्य बोधक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं इसमें जिसमें समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके कितने उपभेद होते हैं? इसके तीन उपभेद होते हैं। पहला समय बोधक, अवधि बोधक और पौना
पूर्णबोधक। अब बात करते हैं जो अगला आता है वो था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो तीसरे नंबर पे आता हुआ था क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, इसमें रीति का बोध होता है या फिर इससे रीति का बोध होता है, इससे रीति का बोध होता है। तो इससे रीति का बोध होता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर उदाहरण देखें तो क्या आएगा, धीरे, तेज, अच्छी, बुरी तरह, अच्छी तरह, बुरी तरह, बुरी तरह, फिर धीरे धीरे, क्या आएगा, धीरे धीरे। तो इसमें रीति का बोध होता है, धीरे धीरे या फिर तेज, अच्छी तरह, बुरी तरह, फिर धीरे धीरे। अब बात करते हैं जो अगला आता है चौथे में, वो आता है परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें क्या होता है, इसमें इससे परिमाण का बोध होता है, इससे परिमाण का बोध होता है। इससे परिमाण का बोध होता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इससे परिमाण का बोध होता है, इससे परिमाण का बोध होता है। इसके 5 उपभेद होते हैं, कितने, तो इसके 5 उपभेद होते हैं, 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन सा आएगा, पहला जो हमारा आएगा वो आएगा पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति बोधक, तो पहला क्या है, जैसे कि बस, केवल, बस केवल, काफी, यथेष्ट, यथेष्ट आदि। तो परिमाण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इससे परिमाण का बोध होता है। इसके कितने, इसके 5 उपभेद होते हैं। कालवाचक कितने थे, 3 थे। तो इसके 5 उपभेद को पर्याप्ति बोधक, पहला तो पर्याप्ति बोधक जिसमें बस, केवल, काफी, यथेष्ट आदि। दूसरा जो आएगा वो हमारा तुलना बोधक, क्या आएगा, तुलना बोधक। तुलना बोधक में आगे और, किसी से तुलना, जैसे और, अधिक, कम और कितना, ये दोनों नोट करो, फिर आगे तीसरा बताएं। अगला जो हमारा आता है वो था क्रम बोधक।
कौन सा आएगा? क्रम बोधक। तो क्रम बोधक में क्या होगा? जैसे कि क्रम से या फिर यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा, ये होगा हमारा क्रम से। इसके बाद बता हमारा आधिक्य बोधक। आधिक्य बोधक, तो आधिक बोधक में क्या आएगा? जैसे खूब, क्या आएगा? खूब। फिर आता है बिल्कुल और भारी, ये आएगा अधिक बोधक। पांचवा बात करते हैं, पांचवा जो हमारा आता है वो आता है न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक, तो न्यूनता बोधक में क्या होगा? जैसे होगा किंचित, किंचित हो गया हमारा। और जैसे थोड़ा, और क्या होगा हमारा जैसे थोड़ा, और तक कुछ कम देख लेंगे तो ये भी किसमें आएगा? न्यूनता बोधक में। तो परिमाणवाचक के 5 भेद थे, 3 ये हो गए क्रम बोधक, अधिक बोधक और न्यूनता बोधक। अब बात करते हैं अगला जो आता है हमारा क्रिया विशेषण का, जो 5वां भेद आता है वो आता है गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या आएगा हमारा? गुणवाचक क्रिया विशेषण। गुणवाचक क्रिया विशेषण, तो गुणवाचक क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया के गुण का बोध हो, क्रिया के गुण का बोध हो, उसे गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या आएगा हमारा? कोयल मीठा बोलती है, उसमें इसमें गुण क्या है? कि मीठा बोलना। तो मीठा हमारा बोलना हमारी क्रिया हो गई, मीठा क्या हो गई? हमारा गुणवाचक क्रिया विशेषण, उसको गुण बता रहा है कि कोयल कैसा बोलती है? मीठा बोलती है। तो अगला आता है हमारा सच को सच कहें, सच को सच ही कहना चाहिए, सच को सच ही कहना चाहिए, भले ही वह कटु हो। मतलब कि सच को सच ही कहना चाहिए भले ही वह कड़वा हो। तो इसमें क्या है? कटु हमारा क्या हो गया? तो गुण को बता रहा है, तो ये हो गया हमारा गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो क्रिया विशेषण के भेद थे उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था अर्थ के आधार पर, जो हो गया। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे अगले दिन, वो आएगा हमारा प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो आज के लिए इतना ही।